नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पंचायतों के वित्तीय सशक्तिकरण हेतु उठाए गए कदम। ठीक है, यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अभी तक पंचायतों के विकास के लिए क्या क्या कार्य किए गए, क्या क्या योजनाएं चलाई गई, उसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है, हो सकता है थोड़ा बोरिंग आपको लगे, पर एग्जाम देना है तो पढ़ना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। कोई किंतु परंतु तो इसमें चलने वाला है नहीं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लो यार। और वीडियो को जो भी प्लेलिस्ट है, जो भी मैंने पूरी अभी तक कंटेंट करवा रखा है, वो वीडियोस अभी आप देख सकते हैं। बाकी मैंने क्वेश्चन आंसर की भी सीरीज करवाई है, वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो पंचायतों के निर्माण में, पंचायतों के सशक्तिकरण में, पंचायतों के डेवलपमेंट में अभी तक जो भी कार्य किए गए, जो भी कदम उठाए गए, उनके बारे में चर्चा करेंगे। जिसमें सबसे पहले आ जाता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 जी में पंचायतों के आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करने, और इन योजनाओं यानी कि जिसमें भी योजनाएं भी शामिल हैं जो कि 11वीं अनुसूची के संबंधों में है, यानी 11वीं अनुसूची के जो 29 विषय हैं उसमें है, को कार्यान्वित करने के लिए पंचायतों को शक्ति व प्राधिकार प्रदान करने के लिए राज्य विधानमंडल विधि बनाएगा। सीधा बोला गया था ना अनुच्छेद 243 जी में। ठीक, अब बात करते हैं 243 एच के बारे में। तो राज्यों के बजटीय आवंटन, कुछ करों में राजस्व की साझेदारी, करों का संग्रहण और इससे प्राप्त राजस्व का अवधारण, केंद्र सरकार के कार्यान्वयन कार्यक्रम और अनुदान केंद्रीय वित्त आयोग के अनुदान आदि से संबंध में उपलब्ध किए गए हैं। अनुच्छेद 243 आई के संदर्भ में मतलब राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाएगा, ताकि उन सिद्धांतों का निर्धारित किया जा सके जिनके आधार पर पंचायतों और नगर पालिकाओं के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सकती है। ठीक है, पहले बात कर लेते हैं राज्य वित्त आयोग के बारे में। हालांकि हमने पिछले वीडियोज में कहीं पे भी आपको पढ़ा होगा, जिसमें मैंने उत्तर प्रदेश राज्य वित्त आयोग की पूरी चर्चा की थी, लेकिन फिर भी यहाँ पे भी एक बार देख लेते हैं। तो पंचायतों की आर्थिक स्थिति त्वरित गति से सुदृढ़ करने के लिए उत्तर उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुक्रम में प्रदेश में कुल करों की शुद्ध आय का लगभग 5.5% अंश पंचायतों को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत लगभग 6,60,000 6,60,000 लाख रुपए का आय व्यय का प्रावधान किया गया था। यानी 21-22 में राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत लगभग 6,60,000 इतने लाख रुपए का आय व्यय का प्रावधान किया गया था। ठीक है, वहीं अगर बात करते हैं 15वें वित्त आयोग में पंचायतों के लिए वित्तीय प्रबंधन के बारे में। तो 15वें वित्त आयोग में आयोग की संस्तुतियों के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 में लगभग 9,75,200 लाख रुपए की धनराशि का आय व्यय हेतु प्रावधान किया गया था। इसमें 50% केंद्र की हिस्सेदारी थी। ठीक है, यानी 15वें वित्त आयोग के तहत जो लगभग 9,75,200 लाख रुपए जो मतलब आवंटित किया गया था पंचायतों के लिए, तो उसमें 50% केंद्र का था और 50% राज्य का था। ठीक है, बात करते हैं कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में लगभग 7,20,800 लाख रुपए का आय व्यय का प्रावधान भी 20-21 में इतना किया था, और 21-22 में लगभग 7 लाख समथिंग का किया था। ठीक है, 15वें वित्त आयोग की सिफारिश पे। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 में पंचायतों के वित्तीय सशक्तिकरण हेतु प्रावधान जो किए गए हैं, वो क्या क्या किए गए थे, बात कर लेते हैं। स्वच्छ भारत मिशन जो ग्रामीण वाला है, उसके तहत 2023-24 में लगभग 6,65,473 व्यक्तिगत शौचालय निर्माण के लिए 330 विकास खंडों में प्लास्टिक मैनेजमेंट का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। और इस योजना हेतु लगभग 2,288 करोड़ रुपए की जो व्यवस्था की गई थी। यानी कि ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये तो आपको रटने पड़ेंगे, मतलब कह सकते हैं इसको। तो 23-24 के लिए लगभग 6,65,473 व्यक्तिगत शौचालयों के निर्माण के लिए 330 विकास खंडों में, ठीक है, प्लास्टिक मैनेजमेंट का लक्ष्य रखा गया था। इस योजना के लिए लगभग 2,288 करोड़ या 2288 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया था या प्रस्तावित किए गए थे। ठीक है, अगला आ जाता है कि राष्ट्रीय ग्राम स्वराज्य अभियान योजना के तहत, देखिए ये वाला अलग था, ये स्वच्छ भारत मिशन के तहत था, ये था राष्ट्रीय ग्राम स्वराज मिशन के तहत या राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना के अंतर्गत पंचायतों में क्षमता संवर्धन, प्रशिक्षण और पंचायतों में संरचनात्मक ढांचे की उपलब्धता हेतु 622 करोड़ रुपए बजट की व्यवस्था की गई थी। ये सारे जो सिनेरियो है, ये सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश के संदर्भ में है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं अगले पॉइंट के बारे में। तो मुख्यमंत्री पंचायत योजना के अंतर्गत
लगभग 2478 उत्कृष्ट ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहित करने के लिए लगभग 85 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई थी, यानी कि मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन योजना रहेगी ये। तो मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन योजना के लिए लगभग 2478 2478 ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहित करने के लिए लगभग 85 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए थे। ठीक है, गांव में ई गवर्नेंस विस्तार करने के लिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तिकरण योजना, ध्यान रखेंगे इस योजना को, तो राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तिकरण योजना ये किससे संबंधित है? गांव में ई गवर्नेंस के विस्तार से संबंधित है और इसके लिए लगभग 4 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए थे। मैनुअल सेंगवेंसर स्कैवेंजर स्कैवेंजर ओके, मैनुअल स्कैवेंजर मृत्यु क्षतिपूर्ति योजना हेतु 1 करोड़ 65 लाख रुपए की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, तो कुल मिला के राज्य सरकार द्वारा या कह सकते उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो 23-24 का जो बजट था उसमें ग्राम पंचायतों के लिए ये कुछ मुख्य पॉइंट थे जिनका कह सकते कि ये रखा गया था, जिसमें स्वच्छ भारत मिशन के लिए लगभग 6,65,000, व्यक्तिगत शौचालय निर्माण के लिए 2288 करोड़ रुपया, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज्य अभियान के लिए लगभग 622 करोड़ योजना, मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन के लिए लगभग 85 करोड़ योजना, 85 करोड़ रुपया। ठीक है, जो कि लगभग 2478 उत्कृष्ट पंचायतों को प्रोत्साहित करने के लिए था। ई गवर्नेंस के लिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तिकरण योजना के तहत 4 करोड़ रुपया आवंटित किया गया था। तो इस तरीके से पैसा भेजा गया था। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश आर्थिक समीक्षा के बारे में। ठीक है, तो 2022-23 के अनुसार पंचायतों के सशक्तिकरण हेतु जो प्रयास किए गए थे, यानी कि 23-24 में तो बजट रखा जाएगा, यानी कि इतना होगा। अब जो 24-25 का बजट आएगा या 24-25 के बजट में ये बताया जाएगा कि 23-24 का जो वो था, मतलब जो 23-24 का बजट था उसके बारे में बताया जाएगा कि 23-24 के बजट में जो पैसा हमने आवंटित किया था ग्राम पंचायतों को उसमें कितना कितना हमने विकास कर लिया है, क्या क्या हो गया, वो सारा बताया जाएगा। जो 24-25 का बजट रखा जाएगा उसमें सेम इसी तरीके से ही जब 23-24 का बजट रखा गया था उसमें ये बताए गए थे। 22-23 में हमने जो सशक्तिकरण हेतु कदम उठाए थे उनकी जो समीक्षा की गई थी उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो प्रदेश ने लगभग 77.73% जो ग्रामीण जनसंख्या है 2011 के अनुसार, उस सभी के सर्वांगीण विकास के लिए सरकार द्वारा ग्राम विकास तथा पंचायती राज में ग्राम विकास तथा पंचायती राज हेतु महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए ग्रामीण जनसंख्या की मूलभूत सुविधाओं के साथ रोजगार परक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। पंचायतों को उत्कृष्ट कार्यों के लिए प्रोत्साहित करने हेतु भारत सरकार केंद्र द्वारा वित्त पोषित द्वारा त्रिस्तरीय पंचायतों के लिए पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार योजना के तहत वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2022-23 में ग्राम विकास के प्रगति के प्रयासों के विवरण में इस प्रकार है। 22-23 में प्रगति के प्रयासों का विवरण इस प्रकार है, जिसमें त्वरित आर्थिक विकास योजना का उद्देश्य प्रदेश में विकास कार्यों को त्वरित गति से कार्यान्वित करना है। मनरेगा योजना अंतर्गत वर्ष 2021-22 में 26 करोड़ मानव दिवस का सृजन किया गया था तथा वित्तीय वर्ष 2022-23 में 32 करोड़ मानव दिवस का सृजन करने का लक्ष्य रखा गया था। ठीक है, मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 से लगभग कह सकते हैं कि 2021-22 तक 1,02,000 लाख आवासों का मतलब 1,02,000 आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया था। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन होना चाहिए, उबर रूरल, या तो रूरल होता है या अर्बन होता, ये तो दोनों का मिक्स कर दिया। फिलहाल श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी जो मिशन है उसके योजना के अंतर्गत देश भर में, ठीक है, 300 ग्रामीण विकास क्लस्टरों का सृजन किया गया था। ध्यान रखेंगे इस बात को, 300 विकास क्लस्टरों का, ग्रामीण विकास क्लस्टरों का सृजन किया गया था, जिसमें उत्तर प्रदेश में लगभग 3 चरणों में कुल 16 जनपदों में 19 क्लस्टरों चयनित कर लिए गए हैं। ठीक है, मतलब उत्तर प्रदेश में तीन चरण में के 3 चरण में सृजित किए गए थे, 16 जनपदों से सृजित किए गए थे और 19 क्लस्टर चयनित किए गए थे। ठीक है, और टोटल देश भर में लगभग 300 क्लस्टर सृजित करने थे या सृजन करना था। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण योजना अंतर्गत वर्ष 2022-23 में लगभग 6,65,473 व्यक्तिगत शौचालय निर्माण हेतु 12,000 रुपए तथा 1,460 सामुदायिक शौचालय हेतु 3 लाख रुपए तक अनुदान दिए जाने की व्यवस्था की गई थी। यानी कि कुल मिला के व्यक्तिगत शौचालय के लिए 12,000 रुपए
और सामुदायिक शौचालय के लिए 3 लाख रुपए पैसा दिए जाने की व्यवस्था की गई थी, ठीक है। और जो सामुदायिक शौचालय थे वो बनने थे लगभग 1460 शौचालय, और जो व्यक्तिगत शौचालय थे वो लगभग 6 लाख, कितने थे, 6,65,000, ठीक है, 473 शौचालय बनने थे। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना अंतर्गत पंचायतों के क्षमता संवर्धन प्रशिक्षण एवं पंचायतों के संरचनात्मक ढांचे की उपलब्धता हेतु कार्य कराए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में ग्राम विकास के कार्यक्रम या योजनाएं वो निम्न प्रकार हैं, जिसमें सबसे पहले आ जाता है मनरेगा कार्यक्रम, जो कि आप सभी को पता ही होगा, उत्तर प्रदेश में चलता ही है। उत्तर प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण, प्रधानमंत्री सड़क योजना, सामुदायिक विकास योजना, विधानमंडल क्षेत्र विकास निधि या विधायक निधि, ठीक है, और बाबा साहेब अम्बेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना। ये कुल मतलब कुछ है जो कि यहाँ पे मैंने आपको बताई हैं, ठीक है। और भी हैं जो कि जब हम योजनाएं पढ़ेंगे प्रॉपर तरीके से तो उसमें हम ये पूरा कवर करेंगे। आगे बात करते हैं मनरेगा के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में, नवंबर 2022 तक का ये डाटा है। व्यय धनराशि लगभग 7,73,440 लाख रुपए रही है। इतने लाख रुपए रही थी मनरेगा के अंतर्गत 2022-23 में, समझे। और उत्तर प्रदेश आर्थिक समीक्षा के अनुसार 2022-23 के अनुसार उत्तर प्रदेश में मनरेगा की मजदूरी दर लगभग 213 रुपए थी प्रति मानव दिवस, ठीक है। और हमने जो लक्ष्य रखा था 2022-23 के लिए, या कह सकते हैं 2023-24 के लिए, 2022-23 के लिए हमने 32 करोड़ मानव दिवस का सृजन रखा था। और 2021-22 में हमने 26 करोड़ मानव दिवस का लक्ष्य रखा था। और एक मानव पे मतलब एक दिन के कुल मिला के कह सकते हैं कि एक मनरेगा पे अगर आप काम करते हैं तो एक दिन के आपको 213 रुपए मिलते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं तो दीनदयाल अंत्योदय योजना के बारे में। तो कुछ योजनाएं हैं जो इम्पोर्टेंट है, उत्तर प्रदेश से संबंधित है। तो आजीविका मिशन राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा संचालित बड़े पैमाने पर समुदाय द्वारा संचालित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है दीनदयाल अंत्योदय योजना। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण गरीब परिवारों के कम से कम एक महिला सदस्य को समूह एवं सामुदायिक संस्था के माध्यम से संगठित कर उन्हें स्वावलंबी बनाना है। यानी दीनदयाल अंत्योदय जो योजना है उसका जो मुख्य उद्देश्य है वो कम से कम एक महिला को, हर परिवार की एक महिला को जो ग्रामीण समुदाय से रहती है उसको, एक महिला सदस्य को समूह एवं अन्य सामुदायिक संस्था के माध्यम से उसको सुसंगठित कर स्वावलंबी बनाना है, दीनदयाल अंत्योदय योजना, ठीक है। अगला आ जाता है वर्तमान में ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा प्रदेश के 75 जनपदों के ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा प्रदेश के 75 जनपदों के 826 विकास खंडों में इंसेंटिव स्ट्रेटेजी के तहत योजना क्रियान्वित है। मिशन अंतर्गत बजट व्यवस्था में भारत सरकार का 60%, ध्यान रखेंगे, जो दीनदयाल अंत्योदय योजना है जिसमें भारत सरकार का 60% तथा उत्तर प्रदेश सरकार का 40% हिस्सा है, जो कि उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों के 826 विकास खंडों में ये योजना क्रियान्वित है, दीनदयाल अंत्योदय योजना, ठीक है। और अगर केंद्र सरकार का हिस्सा पूछा जाए तो केंद्र सरकार का इसमें 60% हिस्सा है और राज्य सरकार का 40% हिस्सा है दीनदयाल अंत्योदय योजना, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे बात करते हैं महिला किसान सशक्तिकरण कार्यक्रम का के अंतर्गत कुल लगभग 8,80,000 महिला किसानों को 75 जनपदों में सतत सतत कृषि पद्धतियों एवं गुणात्मक पशुपालन पर प्रशिक्षण दिया जा चुका है। स्वयं सहायता समूह में कृषि आजीविका अंतर्गत महिला कृषकों द्वारा पोषण सुरक्षा एवं आर्थिक उन्नयन हेतु 75,065 प्रेरणा पोषक वाटिका का निर्माण एवं वर्तमान में 2,085 उचित दर दुकान का प्रबंधन किया जा रहा है। दुकान संचालन से प्रति समूह औसतन 5,000 से 70,000 रुपए की मानसिक आय का सृजन हो रहा है। यानी कि स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत जो महिला कृषक हैं उनके पोषण सुरक्षा एवं आर्थिक उन्नयन हेतु पोषण प्रेरणा पोषण वाटिका का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें मतलब कि दुकान वगैरह का प्रबंध किया जाएगा उचित दर पे, ठीक है। और लगभग 2,085 उचित दर दुकानों का प्रबंध किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में, 2,085 दुकानों का। आगे बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास लक्ष्य, SDG के अंतर्गत
ग्राम विकास एवं पंचायती राज की जो संकेतक हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, यानी कि जो सतत विकास लक्ष्य हैं बेसिकली उनके बारे में चर्चा करते हैं, जो कि केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित लक्ष्य थे। ठीक है, लेकिन अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश से संबंधित। तो सतत विकास लक्ष्य के अंतर्गत ग्राम विकास एवं पंचायती राज स्थित संकेतकों को शामिल किया गया है, जिसमें मनरेगा के अंतर्गत रोजगार प्राप्त परिवारों का प्रतिशत, ठीक है, स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत आच्छादित परिवारों का प्रतिशत, आवासीय योजना के अंतर्गत आच्छादित परिवारों का प्रतिशत, ठीक है, स्वच्छ जल के अंतर्गत आच्छादित परिवारों का प्रतिशत, व्यक्तिगत शौचालय योजना के अंतर्गत आच्छादित परिवारों का प्रतिशत, पाइपलाइन पेयजल के अंतर्गत आच्छादित जो बस्तियां हैं उनका पूरा सिनेरियो, ये आपके रहेंगे सतत विकास योजना के लक्ष्य में पंचायती राज के संकेत है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं पंचायत सशक्तिकरण के बारे में। तो पंचायत सशक्तिकरण में उत्तर प्रदेश में पंचायत सशक्तिकरण हेतु निम्नलिखित महत्वपूर्ण योजनाओं को संचालित किया जा रहा है, जिसमें स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण रहेगी। हालांकि ये मैं बस यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, 8-10 योजनाएं यहाँ पे बताऊंगा, बाकी जो अलग से मैं एक योजनाओं वाला पूरा कह सकते हैं कि एक एक तो नहीं, कम से कम 10-12 वीडियोस रहेंगे, जिसमें सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश से संबंधित जो योजनाएं रहेंगी, ग्रामीण विकास अभियान से संबंधित जो योजनाएं रहेंगी, पंचायती राज विकास से संबंधित जो योजनाएं रहेंगी, वो मैं करवाऊंगा पूरा थ्योरी। ठीक है, ये तो यहाँ पे बीच में आ गया तो करवा देता हूँ। ठीक है, तो सतत भारत मिशन या स्वच्छ भारत मिशन, इसका जो शिलान्यास किया गया था 2 अक्टूबर 2014 को, इसका स्टार्टिंग की गई थी। प्रमुख उद्देश्य था खुले में शौचालय से मुक्त था, ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर में सुधार लाना था। 2018-19 तक प्रदेश के समस्त जनपदों द्वारा स्वयं को खुले से मुक्त घोषित कर दिया गया था, शौच मुक्त 2018-19 में। योजना में व्यक्तिगत शौचालय की लागत 12,000 रुपए थी, जिसमें 60% केंद्र का तथा 40% राज्य का हिस्सा था। ठीक है, दूसरी आ जाती है बहुउद्देशीय पंचायत भवन यानी जिला योजना। इसका एक नाम जिला योजना भी था, जिसका वर्तमान में नाम बहुउद्देशीय पंचायत भवन है। तो वित्तीय वर्ष 22-23 में लगभग 19.96 करोड़ का आय व्यस्क प्रावधान किया गया था, जिसमें सापेक्षित राशि लगभग 12.8 करोड़ रुपए व्यय किया जा चुका है। लगभग 12.5 करोड़ रुपए आप मान सकते हैं, 12.12 करोड़ 8 लाख रुपए जो है वो व्यय किया जा चुका है। और वर्ष 2022-23 में लक्षित 113 बहुउद्देशीय पंचायत भवनों के सापेक्ष 109 पंचायत भवनों पर कार्य प्रारंभ किया जा चुका। टोटल मिला के कह सकते हैं कि 113 भवन बनाने का कह सकते हैं लक्ष्य रखा गया था, जिसमें लगभग 109 पंचायत भवन बनाने का कार्य प्रारंभ हो चुका है। ठीक, 2022-23 में। और आगे बात करते हैं तो मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार, इसमें मैंने आपको बताया था कि जो पंचायतों को पुरस्कृत किया जाएगा। ठीक है, तो मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन का संचालन वर्ष 2017 से 18 में किया गया था। इसमें इसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ष धनराशि की उपलब्धता के अनुसार ग्राम पंचायतों को प्रथम, द्वितीय और प्रथम, तृतीय, चतुर्थ तथा पंचम इस तरीके से पुरस्कृत श्रेणियों में पुरस्कृत किया जाएगा। ठीक है, मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन योजना के तहत बात करते हैं मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन योजना। अच्छा, ये भी भैया, अच्छा इसका पुराना वाला इसने बताया, यह योजना बेसिकली 2016 से 17 में पंचायतों में ई गवर्नेंस स्थापना के माध्यम से शुरू की गई थी, मतलब कि ई गवर्नेंस के तहत। और इस योजना कह सकते हैं पूर्णतः राज्य सरकार द्वारा 100% वित्त पोषित योजना है, यानी कि मुख्यमंत्री, चूंकि नाम में ही मुख्यमंत्री, तो इसमें केंद्र का कोई हिस्सा नहीं रहेगा। ठीक है, और इसके अंतर्गत मुख्यतः पंचायतों में ई गवर्नेंस की स्थापना में राज्य स्तर पर राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई के तकनीकी परामर्शी कर्मियों की सेवाओं के साथ ई गवर्नेंस कार्य हेतु सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का कार्य एवं प्रशिक्षण कार्य भी इसकी अंतर्गत आता है। योजनांतर्गत वर्ष 2022-23 में लगभग 4 करोड़ का बजट प्राविधित किया गया था, जिसके सापेक्ष धनराशि लगभग 2.212 करोड़ का व्यय किया गया है। पंचायतों के सुदृढ़ीकरण की दृष्टि से ई गवर्नेंस की स्थापना हेतु राज्य या मंडल स्तर पर तकनीकी रिसोर्सेज अकाउंटेंट की तैयारी की गई थी। बात कर लेते हैं ग्रामीण अंत्येष्टि स्थल या ये भी एक जिला योजना है, जिसमें ग्रामीण प्रदेश की ग्रामीण क्षेत्रों में अंत्येष्टि स्थलों के निर्माण या विकास के लिए कह सकते सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए अंत्येष्टि स्थलों का विकास किया जा रहा है। प्रति अंत्येष्टि स्थल की लागत लगभग 24,36,000 रुपए शासन द्वारा निर्धारित की गई थी। क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि जो शौचालय की लागत थी वो कितनी थी, वो थी लगभग 12,000 रुपए। ठीक है, और बात करें अगर प्रति जो अंत्येष्टि स्थल था, तो उसकी लागत थी लगभग 24,36,000 रुपए एक अंत्येष्टि की। ठीक है, और योजनांतर्गत अंत्येष्टि स्थल के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में आवंटित धनराशि लगभग 99.876 करोड़ रुपए स्वीकृत की गई थी।
आगे बात कर लेते हैं, हस्तांतरित की जा चुकी है। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान पंचायतों एवं ग्राम सभा की क्षमता व प्रभावशीलता में अभिवृद्धि तथा उसका सुदृढ़ी किए जाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना को पुनः पूर्व केंद्र की पूर्व निर्धारित योजना के रूप में 60:40 का 60 का जो हिस्सा रहेगा 60% वो केंद्र का रहेगा और 40% हिस्सा रहेगा केंद्र का रहेगा राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान में। और अनुमानित जो इसका वित्तीय अनुमान में वर्ष 2018-19 में संचालित किया जा रहा है। पंचायतों में ई गवर्नेंस की स्थापना हेतु वित्तीय सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन ई ग्राम स्वराज, ध्यान रखेंगे इसको, एकीकृत पोर्टल के माध्यम से संचालित किया जा रहा है, जिससे कि ग्राम पंचायतों में नियोजन कार्यों के क्रियान्वयन तथा लेखा जोखा का अनुश्रवण किया जा सके। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की अगली योजना आ जाती है राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, ठीक है। तो मार्च 2022 में प्रदेश द्वारा यानी उत्तर प्रदेश द्वारा निर्वाचित ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत प्रमुख तथा जिला पंचायत अध्यक्ष तथा त्रिस्तरीय पंचायती राज राज्य वित्त आयोग की आवंटित धनराशि की सहायता से किए जाने वाले हेतु पंचायत कल्याण कोष स्थापित किया गया है, ठीक है। आगे बात करते हैं पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार योजना। तो पंचायत को उत्कृष्ट कार्य के हेतु उसको प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित ये त्रिस्तरीय पंचायतों के लिए योजना है, जिसमें दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार हेतु जिला पंचायत को लगभग 50 लाख रुपए, क्षेत्र पंचायत को 25 लाख रुपए तथा ग्राम पंचायत को लगभग 8 से 15 लाख की धनराशि आवंटित की जाएगी, ठीक है। नानाजी देशमुख गौरव ग्राम सभा पुरस्कार ग्राम सभा को लगभग 10 लाख की धनराशि से प्रत्येक वर्ष पुरस्कृत किया जाता है। नानाजी देशमुख गौरव ग्राम सभा पुरस्कार, ठीक है। बाल मैत्रिक पंचायत पुरस्कार में ग्राम पंचायत विकास योजना बाल पुरस्कार हेतु लगभग 5 लाख की पुरस्कार धनराशि से प्रत्येक वर्ष पुरस्कृत किया जाता है। यानी कुल मिला के नानाजी देशमुख गौरव जो ग्राम सभा है उसमें ग्राम पंचायत को 10 लाख रुपए पुरस्कृत पुरस्कार स्वरूप मिलता है। और अगर बात करी जाए कि बाल मैत्रिक पंचायत में, तो बाल मैत्रिक पंचायत में लगभग 5 लाख रुपए धनराशि मिलती है। और अगर वहीं बात की जाए दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार योजना में, तो उसमें जिला पंचायत को 50 लाख, क्षेत्र पंचायत को 25 लाख तथा जो ग्राम पंचायत को 8 लाख से लेकर 15 लाख रुपए तक मतलब कि जो ये धनराशि होती है पुरस्कार स्वरूप दी जाती है, ठीक है। अन्य कार्यों में चर्चा कर ले तो पंचायत के प्रभावी तरीके से कार्यों के संपादन ग्राम पंचायत ही नियत समय पर नियमित बैठकें ग्राम पंचायत में हो सके, इसके दृष्टिगत प्रत्येक पंचायत में ग्राम सचिवालय की स्थापना की जा रही है, ठीक है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक ग्राम सचिवालय होना चाहिए और समस्त ग्राम पंचायत ब्लॉक प्रमुखों, जिला पंचायत अध्यक्षों एवं समस्त सचिवों के डिजिटल हस्ताक्षर बनवा दिए गए हैं, ध्यान रखेंगे इस बात को। सभी ग्राम प्रधानों के, ब्लॉक प्रमुखों के, जिला पंचायत अध्यक्षों के तथा सभी सचिवों के डिजिटली हस्ताक्षर बनवा दिए गए हैं तथा समस्त धनराशियों का हस्तांतरण डिजिटल माध्यम से ही किया जा रहा है। केंद्रीय वित्त एवं राज्य वित्त आयोग की संक्रमित धनराशि से पंचायतों में देखिए, केंद्रीय वित्त एवं राज्य वित्त आयोग की संक्रमित धनराशि से पंचायतों में ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत, ध्यान रखेंगे इसको, ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों का अनुरक्षण व मरम्मत, आंगनवाड़ी भवनों के सुदृढ़ीकरण व एवं बाल मैत्रिक शौचालयों का पुनरुद्धार कराया जा रहा है केंद्र एवं राज्य दोनों की संक्रमित धनराशि से, ठीक है। समस्त ग्राम पंचायतों के केंद्रीय वित्त आयोग की धनराशि से सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराते हुए निर्मित सामुदायिक शौचालय को स्वयं सहायता समूहों के अनुरक्षण एवं संचालन हेतु हस्तांतरित किया जा रहा है। तो ये कुछ योजनाएं थी एवं कह सकते हैं कि जो उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पंचायतों के वित्तीय सशक्तिकरण में जो कुछ कदम उठाए गए हैं उसके बारे में हमने इस वीडियो में चर्चा की है, ठीक है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ में नए वीडियो के लिए। बाकी आने वाले टाइम में बस मतलब 3 टॉपिक तो कंप्लीट हो ही चुके थे और अगर जो सिलेबस देखा जाए तो सिलेबस में शायद 5 या 6 टॉपिक थे, तो उसमें हमने 3 टॉपिक कंप्लीट कर लिए जो कि मैंने पूरी पूरी थ्योरी करवाई है और एक टॉपिक के मैंने पूरे पूरे क्वेश्चन और आंसर करवा दिए थे, ठीक है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ में, बचे हुए टॉपिक भी हम धीरे धीरे कंप्लीट कर लेंगे और उम्मीद करते हैं बहुत जल्दी जॉब आपके हाथ में होगी, ओके। तो बाय बाय, जय श्री राम। बाकी आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें और बाकी मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। बाय बाय।